साथ नीलकंठ महादेवी वर्मा जी द्वारा खींचा गया एक ऐसा सजीव रेखा चित्र है, लगता है मानो कि सब कुछ अपनी आँखों के सामने हो रहा हो। इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि उन्होंने 2 मोर मोरनी के जोड़े खरीदे थे, उनको अपने घर लाईं तो क्या हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक और मोरनी खरीदी तो क्या हुआ। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि एक दिन अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया, तो उन्होंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दे दिया। दुकान वाले का नाम था बड़े मियाँ चिड़िया वाले। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दे दिया। वो कुछ पूछती उससे पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आपने आने पर मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार के 2 बच्चे पकड़ कर लाया है, एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। अब लोग मोर के पंजों से दवा बनाते हैं तो ऐसे लोग खरीदने आए थे। तो वो बोला, आखिर मेरे सीने में इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियाओं को कैसे दे दूँ। टालने के लिए मैंने भी कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। तो वो कहने लगा कि हमारा तो काम ही ऐसा है कि बस पकड़ो और फिर उनको मारो, किसी को भी दे दो। अब बड़े मियाँ की भाषण की तूफ़ान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। इसका मतलब कि यानी जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वो चुप नहीं होते, तो सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। अब ये बात महादेवी वर्मा जी को पता थी, तो वो बीच में रोक कर बोली, मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ ने हाथ से संकेत का अनुसरण करते हुए, जब बड़े मियाँ उनको बता रहे थे तो उन्होंने हाथ से इशारा किया, तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से पिंजरे पर 2 तीतर के समान 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। पिंजरा इतना संकीर्ण था, यानी इतना छोटा था कि वे दोनों पक्षी के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र के जैसे लग रहे थे कि मानो कोई चित्र है उसके अंदर। महादेवी वर्मा जी देख रही थी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए। अब मैंने कहा, भाई ज़रा सोच ले, अब इनमें मोर जैसी कोई खासियत भी है जो तो इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है। पर वो क्यों सुनने लगा, पर मुझे आपका ख्याल आया तो मुझे उसको 30 रुपये देने ही पड़े। अब आप जो ठीक समझे उतने पैसे मुझे दे दें। तो इसलिए मैंने 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वो छोटा सा पिंजरा अपनी गाड़ी में रखा तो मानो जाली के चौखट जैसे जीवित हो गए, यानी दोनों बच्चे उड़ने की कोशिश करने लगे, दोनों पक्षी शावक छटपटाने लगे। तो ऐसा लगा जैसे पिंजरा उड़ने के लिए सजीव और योग्य हो गया। और जब घर पहुंची मैं तो सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर तुझे ठग लिया गया है। अब वो कहती हैं कि हर बार ठगे जाने के कारण ये मेरी चिड़ियाने की दुर्बलता बन गई। तो मैंने भी अप्रसन्न होकर कह दिया कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, तो पक्षी ही चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई, यानी उन्होंने उसको और अच्छी तरह से रखना शुरू कर दिया। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर मानो उनके कमरे में ही खो गए, कभी मेज के नीचे घुसते, कभी अलमारी के पीछे। आखिर में थक कर उन्होंने, वो कहती हैं कि मेरे कमरे में रद्दी कागज़ की टोकरी रखी थी, उसमें वो आराम से बैठ गए। 2-4 दिन वे इसी तरह इधर उधर घूमते रहे और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे, यानी रात को रोज़ाना रद्दी की टोकरी में आ जाते। फिर जब 2-4 दिन बाद उनको लगा कि भाई उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, तो कभी उनकी कुर्सी पर, कभी उनके सिर पर आकर बैठने लगे। खिड़कियों में जाली लगी थी, लेकिन तब भी वो कहती हैं कि उनको दरवाज़ा हमेशा बंद रखना पड़ता था। खुले रहने पर उनके पास एक बिल्ली थी चित्रा, वो इन दोनों का पता लगा सकती थी। तो ये अनुमान करना कठिन नहीं था कि वो उनका क्या करती। वैसे वो चूहे भी नहीं मारती थी, परंतु ये 2 नए नए थे तो इसलिए उनको डर लगा रहता था कि कभी आके उनको ना मार दे, इसलिए वो हमेशा अपना दरवाज़ा बंद रखती थी। तो अब धीरे धीरे जब उनको लगने लगा कि उनका जो कमरा है चिड़िया खाने के रूप में बदलने लगा, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों को बड़े जाली घर में पहुंचाया, जहां उन्होंने बहुत सारे जानवर रख रखे थे।
तो जब वो जाली घर में गए तो सारे जानवर उन्होंने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे किसी घर में नई नवेली दुल्हन का स्वागत करते हैं। वो कहती हैं, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े बड़े जो खरगोश थे वो अच्छे लोगों की तरह, बड़े सभ्य लोगों की तरह लाइन से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। अब ऊन की गेंद जैसे छोटे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद करने लगे। तोते उनको अच्छी तरह देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। वो कहती हैं, उस दिन कि ऐसा लगा जैसे उनके चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। अब धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। धीरे धीरे उनका सारा कायाकल्प होने लगा। मोर की सिर की जो कलगी थी वो बहुत घनी, ऊंची और चमकीली हो गई। चौंक अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रिनी की नीलाभ धुती झलकने लगी। नीली और हरी गर्दन जब उसके ऊपर धूप की किरणें पड़ती तो और ज़्यादा सुंदर लगती। सब जो उनके पंख थे वो धीरे धीरे फैलने लगे, सलेटी रंग, सफ़ेद रंग, और उसमें इंद्रधनुषी चीज़ें उसमें फैलने लगी। रंग रहित पैर, जो उसके मोर के जो पैर होते हैं उनमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन वो जब अपने पैरों से चलते तो ऐसा लगता कि कितने सुंदर लग रहे हैं। अब वो बताती हैं कि उसका गर्दन ऊंची करके देखना, अलग अलग तरीके से दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी गर्दन करके शब्द को सुनना, क्रियाओं में जो सुंदरता थी उसका जो अनुभव था बस वो देख के ही कर सकती हैं। उनकी गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, यानी वो हमें ये नहीं बता सकती कि वो कैसे चलता था, क्योंकि वो सिर्फ जब देखती थी तो उन्हें पता चलता था। हम बिना देखे उसका अनुभव नहीं कर सकते। मोरनी, वो कहती हैं, मोरनी का विकास मोर की तरह तो नहीं हुआ, परंतु उसकी भी लंबी धूप छांव गर्दन थी, हवा में चंचल कलगी, पंख मोर की तरह थोड़े थोड़े। तो वो जब मोर के साथ हमेशा आगे पीछे रहती थी तो हमेशा उसी के आगे पीछे घूमती रहती थी। अब नीलाभ, जब नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रख दिया। और जो मोरनी थी वो हमेशा मोर की छाया की तरह उसके समान रहती थी, तो उसका नाम हो गया राधा। जैसे कि कृष्ण के चारों तरफ कृष्ण के साथ हमेशा राधा जी रहती थी, तो ऐसे ही इन दोनों का नाम नीलकंठ और राधा बन गया। अब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी, जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक, यानी उनका ध्यान रखने वाला बना लिया। सवेरे ही सवेरे जब सब कबूतर आदि खरगोश की सेना को एकत्रित करके वो वहाँ ले जाता जहाँ दाना देते थे। घूम घूम कर सबकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो अपने तीखे तीखे चोंच से उनको दंड देने के लिए दौड़ पड़ता था। खरगोश के छोटे बच्चों को चोंच से पकड़कर कान पकड़कर उठा लेता था। कभी कभी जब तक वो रोने नहीं लगते थे तब तक उनको अधर में लटकाए रखता, यानी ऊपर लटकाए रखता। कभी कभी तो उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कान में छेद हो जाता था, पर फिर भी वो कभी कभी से क्रोधित होने का जानवरों से कम ही अवसर देते थे। दंड विधान के समय जैसे वो लोगों को जानवरों को दंड देता था, यानी सज़ा देता था, उसी तरह उनसे प्यार भी बहुत करता था। हमेशा वो ज़्यादातर मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और सब उसकी लंबी पूँछ में छुआ छुपी का खेल खेलते थे। एक दिन ऐसे ही एक सांप जाली घर के अंदर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए, परंतु एक छोटा सा खरगोश ना सांप की पकड़ में आ गया। निगलने का जैसे ही वो प्रयास कर रहा था तो सांप ने उसका पिछला शरीर तो मुंह में दबा लिया, लेकिन जो शेष भार था जो बचा रहेगा तो उसमें से चींची का स्वर नहीं निकाल पा रहा था कि किसी को सुनाई पड़े। नीलकंठ ऊपर दूर झूले में सो रहा था, तो उसके जो पर उसने पता नहीं कैसे उसकी आवाज़ सुन ली और वो फटाफट से उतर के आया और पंख समेटकर नीचे एक झपटे में आ गया। संभवतः अपनी चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो जाएगा। तो उसने सांप के फन को अपने पंजों में दबाया और चोंच से इतने सारे प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। अब पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, यानी उसके मुंह से छूट गया, परंतु बेहोश होकर वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो जानती थी कि वो नीलकंठ अपने आप ही सबको संभाल लेगा। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि राधा ने ज़रूरत नहीं समझा कि उसकी सहायता करे, परंतु अपनी धीरे धीमी आवाज़ ने से सबको उसने सूचना दे दी। सबसे पहले माली पहुंचा, फिर हम पहुंच गए। नीलकंठ तब तक सांप के 2 टुकड़े कर चुका था।
तब उस शिशु खरगोश के पास गया और पूरी रात भर उसको अपने पंखों के नीचे रखकर उसको गर्मी देता रहा। अब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कार्तिकेय जी ने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा। ये सारी चीज़ें नीलकंठ के बारे में जब वो देखती हैं तो उन्हें लगता है कि इसीलिए उन्होंने चुना होगा, कि कहती हैं कि सिर्फ नीलकंठ यानी मोर हिंसा ही नहीं करता, वो प्यार भी करता है सबसे, इसीलिए उसको बाज चील आदि लोगों के पक्षियों के साथ नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर है। अब नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, अब उसका मानवीकरण भी हो गया, यानी उसको अच्छे लोगों की तरह समझा जाने लगा। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता था, तब एकदम ऐसे सहजता तैल ताल रहती थी उसकी कि आगे पीछे दाहिने बाहिने क्रम से घूमकर वो बड़े अच्छे तरीके से ठहर ठहर जाता था, नाचता रहता था। राधा नीलकंठ के जैसे तो नहीं नाचती थी, परंतु उसकी ताल में ताल मिलाकर साथ चलती रहती थी। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं तरफ निकल जाती थी और बाएं पंख को छूकर दाहिनी तरफ निकल आती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल, यानी ऐसा लगता था जैसे वो उसके बिल्कुल साथ साथ नाच रही है। नीलकंठ ने कैसे जान लिया, अब वो कहती हैं कि नीलकंठ को कैसे पता लगा कि उसका नाच मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो मुझे नहीं पता। परंतु एक दिन जब वो जाली घर के पास पहुंची तो नीलकंठ अचानक नीचे आया और अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। तब से उसका रोजाना का काम बन गया, जब भी महादेवी वर्मा जी जाती और नीलकंठ अपने पंख फैलाता और नाचता। अब वो कहती हैं कि हमेशा ज़्यादातर कोई ना कोई उनके साथ देशी विदेशी अतिथि भी होता था। नीलकंठ को इस तरह नाचता देखकर वो अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझती थी कि भई हमारा सम्मान कर रहा है। कई विदेशी महिलाओं ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी, यानी वो कहती थी कि बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन है। अब वो कहती हैं जिस नुकीली चोंच से वो सांप के 2 टुकड़े टुकड़े कर सकता है, उसी से उनकी हाथ पर रखे हुए चने इतनी धीरे धीरे खाता था कि उन्हें हंसी भी आती थी और आश्चर्य भी होता था कि भाई जिस चोंच से वो इतनी सांप को काट दिया उसने, उसी चोंच से मेरे हाथ पे कितने आराम आराम से खा रहा है। अब वो कहती हैं कि फलों के पेड़ों से ज़्यादा अच्छे उसे जिन पेड़ों पर फूल और नए नए पत्ते आते थे उसको वो अच्छे लगते थे। बसंत में जब आम पर नए नए पत्ते आ जाते थे, अशोक नए पत्तों से ढक जाता था, तब वो जालीगर में नहीं रहता था, उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। देवी वर्मा जी कहती हैं नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा थी। मेघों के उमड़ाने से पहले ही हवा में वो पता लगा लेते थे कि बारिश आने वाली है। तब उनकी मंद केका यानी उनकी धीरे धीरे आवाज़ तेज होती जाती, मानो बूंद उतरने के लिए अपनी तैयार हो जाती। मेघों की गर्जन के ताल पर ही तन में नृत्य का आरंभ हो जाता। फिर मेघ जितना ज़्यादा तेज बरसता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तेज होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग यानी उसका नाच उतना ही तेज बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर धीरे धीरे यानी उसकी आवाज़ और धीरे 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 होती चली जाती। जब बारिश रुक जाती तो दाहिने पंख से पंजे पर अपना दाहिना पंख फैलाता और बाइने पंजे पर बाइना पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर एक दूसरे का गीलापन दूर करते रहते। अब वो कहती हैं इतनी सब खुशी की चीज़ों में, इतना सब खुशी के दिन थे, चल रहे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक इस आंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। यह भी एक करुण कथा है, यानी एक दुख भरी कथा। यानी वो कहती हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया। यह भी एक दुख भरी कथा है। अब वो फिर बताती हैं कि एक दिन फिर किसी काम से उसे बाहर निकलना पड़ा। फिर बड़े मियाँ की ने उनको रोक लिया, तो इस बार वो सोच कर गई थी कि किसी पिंजरे में नहीं देखूंगी, क्योंकि उन्हें भी अब कोई जानवर या कोई पक्षी नहीं चाहिए था। यह संकल्प करके उन्होंने बड़े मियाँ की दाढ़ी की तरफ ही अपनी आंखें लगा के रखी थी और उनकी ऐनक को ही देखे जा रही थी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी, उनकी नज़र बार बार उस पर पड़ी जा रही थी। मोरनी राधा की जैसी ही थी, पर उसको किसी ने जैसे बांध के रखा था, तो उसकी उंगलियां टूटकर आपस में इकट्ठी हो गई थी, वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब बड़े मियाँ ने फिर बोलना शुरू करा, देखिए गुरुजी, कम्बक चिड़िया मार ने इस बेचारी का क्या हाल कर दिया। कभी कोई ऐसे चिड़िया पकड़ते हैं, आप नहीं आई होती ना तो मैं इसको भी उसे ही दे देता। अब आपसे भी कैसे कहूँ कि इस अधमरी मोरनी को पकड़ कर ले जाओ।
उनके दिल में दया आई तो उन्होंने उसको भी 7 रुपये देकर और अपनी सीट पर रखवा कर ले आई। फिर दोबारा उनके पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। उन्हें उनके पंजों की देखभाल करी, मरहम पट्टी करी, महीने भर में वो अच्छी हो गई। पर उंगलियां ऐसी की ऐसी टेढ़ी रही। अब वो टेढ़ी मेढ़ी होकर चलने लगी, तो इसीलिए उसका नाम कुब्जा रखा गया और उसको भी बड़े जाली घर में पहुंचाया गया। लेकिन जो कुब्जा थी वो अपने नाम के जैसी ही कुब्जा हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, सारे जानवर उनकी देखभाल करते, सब जानवर एक दूसरे से प्यार करते थे। पर अब कुब्जा आ गई थी तो कुब्जा नीलकंठ के पास किसी को नहीं रहने देती थी। कुब्जा जैसे ही नीलकंठ के पास कोई आता तो उसको मारने दौड़ पड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी तोड़ दी, पंख नोच लिए। अब परेशानी ये थी कि नीलकंठ उसके साथ रहना नहीं चाहता था, पर वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना किसी को नीलकंठ के पास आने देती थी, क्योंकि उसको नीलकंठ अच्छा लगने लगा था, लेकिन नीलकंठ उसको पास नहीं आना चाहता था। इसी बीच राधा ने अंडे दिए। वो अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी, लेकिन कुब्जा को इस बात से बड़ी जलन थी। तो कुब्जा को जैसे ही पता चला, उसने राधा को मार मार ढकेल कर मारा और फिर अंडे तोड़कर अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से इधर उधर फैला दिए। अब इस परेशानी से, इस कलह से परेशान होकर अब नीलकंठ जब राधा से दूर रहने लगा तो नीलकंठ जो खुश रहता था वो दुखी रहने लग गया। कई बार वो जालीगर से निकल के भाग गया। एक बार कई दिन तक भूखा प्यासा आम के पेड़ में छिपकर बैठा रहा, जहाँ से वो कहती हैं बड़े प्यार से उन्होंने उसको उतारा। एक बार उनकी खिड़की की शेड में छिपकर बैठा रहा। मेरे दाना देने पर वे सदा की भांति अब वो कहती हैं कि जब भी वो दाना देने जाती तो पहले की तरह नाच की तरह खड़ा तो हो जाता, पर वो खुश नहीं लगता था। अब वो ये सोचती थी कि थोड़े दिन में सब अच्छा हो जाएगा, थोड़े दिन में सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3-4 महीने के बाद एक दिन उन्होंने जैसी सवेरे ऊपर गई, जाली घर के पास गई, तो उन्होंने देखा नीलकंठ पूंछ फैलाए धरती पर बैठा हुआ है, जैसे खरगोश के बच्चों को छिपा कर बैठा रहता था। बार बार उनके पुकारने पर भी नहीं उठा तो उनको थोड़ा सा संदेह हुआ। तब उन्होंने देखा कि वास्तव में नीलकंठ मर गया। क्यों मरा, उसका उत्तर उनको अभी तक नहीं मिला। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उस पर किसी का चोट का निशान मिला। तो उन्होंने उसे शॉल में लपेट कर संगम ले गई। संगम में उन्होंने उसको प्रवाहित कर दिया। तब वो कहती हैं उसके पंख ऐसे फैल गए जैसे चंद्रमा की चंद्रिकाएं फैल जाती हैं। अब नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो कई दिनों तक परेशान एक कोने में बैठी रही। उसको लगा कि जैसे वो कई बार भाग जाता था तो वापस आ जाएगा। प्रतीक्षा के द्वार में वहीं बैठी रहती थी। पर कुब्जा अपनी आदत के अनुसार शांत नहीं रही। उसने खोजबीन शुरू कर दी। वो कभी इस पेड़ पे जाती, कभी उस पेड़ पे जाती। जैसी जाली का दरवाज़ा खुलता फटाफट बाहर निकल जाती। एक दिन आम के पेड़ से उतर रही थी तो महादेवी वर्मा जी के पास एक अल्सेशियन कुत्ती डॉग था, उसका नाम कजली था। उसके सामने आ गई। अब उसका स्वभाव था दूसरों को तंग करना, तो उसने कजली पर भी चोंच से मारना शुरू कर दिया। अब कजली ने अपने आप को बचाने के प्रयास किया तो कुब्जा की गर्दन पर उसके दांत लग गए, पर इस बार उसका जीवन बचाया नहीं जा सका। वो कहती हैं कि उसने अपनी आदत के अनुसार जैसे उसको मारा तो कजली अपने बचाने के चक्कर में कजली के दांत उस पर लग गए और कुब्जा मर गई। लेकिन राधा अभी भी अकेली है। उसको अभी भी ऐसा लगता है कि वो नीलकंठ आएगा कहीं से दौड़ के मेरे पास आएगा। वो छुप जाता था। वो आज भी अकेली बैठी रहती है। जैसी बारिश आने लगती है अपनी आवाज़ लगाने लगती है। उसको लगता है कि नीलकंठ अभी कहीं से दौड़ कर आएगा। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इंसानों की तरह उन्होंने देखा कि जानवरों में भी प्यार और ईर्ष्या होती है, कि जब आपस में सब प्यार कर रहे थे, जाली घर में वातावरण बहुत अच्छा था, लेकिन एक ईर्ष्यालु कुब्जा के आ जाने से पूरे जाली घर का वातावरण खराब हो गया। अच्छा बच्चों, अब कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए।